अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कि रिसर्च क्या होती है उसके बारे में है और वेरिएबल्स को डिस्कस किया गया, रिसर्च टाइप्स को डिस्कस किया गया, सम हाउ वेरिएबल्स की कंडीशंस को डिस्कस किया गया, किस वेरिएबल को क्या कहते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो अगर आपको ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की कोई कॉन्सेप्ट जो वेरिएबल से रिलेटेड है, आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी प्रीवियस वीक्स की वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आप सैम्पल कैसे चूज़ करते हैं, क्यों चूज़ करते हैं, कैसा सैम्पल होता है, तो सैम्पल के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस वीडियो में हम आपके साथ जो नॉलेज शेयर करेंगे वो होगा हमारा, जैसा कि आपको एज अ रिसर्चर ज़रूरत होती है कि आप किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करें अपनी स्टडी के लिए। ये चूज़ करने के लिए तो हम जब इस रिसर्च डिज़ाइन को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, तो हमें बेहतर तौर पर रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो का मकसद भी ये है कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ टाइप ऑफ रिसर्चेस के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है? ये एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, सिचुएशन क्या है और क्या फिनोमिना जारी है, उनके बारे में हम क्या मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, क्या स्टडी हम करेंगे। और हम फोकस करते हैं कि हम आंसर फाइंड आउट करें कि ये फिनोमिना जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे हुआ, क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बजाय इसके कि हम सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि ये क्यों हुआ, हम उसकी फर्दर डिटेल को जानने के लिए कि ये क्या है, कैसा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है इसकी डिस्कस की हुई कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। एग्ज़ाम्पल होती है हमेशा बेटर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल में डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारी जो स्टडी है वो हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बेस पे कि जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे हैं, मैथमेटिक्स में कैसे हैं, क्या इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेटर हैं वो मैथमेटिक्स में भी बेहतर हैं या फिर दोनों सेपरेटली हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को हम फाइंड आउट करने के लिए ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। जब हम अपनी जूनियर क्लासेस में थे या फिर अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो आप ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है, एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है और फर्दर इन चीज़ों के साइंटिफिक नेम के हवाले से कैटेगराइज किया गया है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री में डिफ़ाइन किया था हमारी 9th 10th 11th इन क्लासेस में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था, उनके एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स के हिसाब से एवेलुएट करते हुए डिज़ाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो ये सारा आइडेंटिफाई भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू ही हुआ। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। सोशल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसके फिज़िकल रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। जब हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए बिहेवियर को देखते हैं और उसके रिएक्शंस को देखते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं हमारा कि ये बिहेवियर की क्या वजह है, क्या काज है बिहाइंड दिस बिहेवियर। तो जो फेमस साइकोलॉजी में फेमस केस है वो एक रोड एक्सीडेंट का केस डिस्कस किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से, जिसमें बेहतर तौर पर रिसर्च हुई
कि एक पोलाइट और काम रहने वाला इंसान था और एक रोड एक्सीडेंट में उसके फिजिक बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसके ब्रेन फंक्शन में आई, उसकी वजह से उसका एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हुआ उसके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो जब हम डेप्थ स्टडीज करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल काजेज़ होते हैं किसी भी बिहेवियर के बिहाइंड, तो उसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल करता होता है। फर्दर हम देख लेते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कब इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जो हम फिनोमिना डिस्कस करने जा रहे हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी मरतबा होता है रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस मेरी एक कलीग ने रिसर्च की थी उसमें उसने कहा था कि जो लोग ज़्यादा वज़ाइफ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे रिकवरी और मेंटल पीस का चांसेस इंक्रीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते। तो ऐसे रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए थे। ये पब्लिश स्टडी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करने के लिए कि फ्रीक्वेंसीज हम देखते हैं हमारे ब्रेन को कितनी मरतबा वो मैसेज किया कि वी आर एट द रिकवरी स्टेज, और उसके बाद उसके क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए। तो जो हमारे पास सोशल सोसाइटी में अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड चल रहा होता है फैशन का, बुटीक का, तो उसका भी ह्यूमन बिहेवियर्स पे अफेक्ट आता है। तो एज हम जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते हमें उसके ट्रेंड्स एंड कैटेगरीज को भी देखना होता है कि किस कैटेगरी का जो फैशन इन है और हम किस तरह अपनी सोसाइटी में बेटरमेंट ला सकते हैं। तो अपनी रिसर्च को बेहतर करने के लिए हमें अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, अपने इंस्टीट्यूट्स की नॉर्म्स को फॉलो करते हुए रिसर्च करना होती है। तो हम इन चीज़ों को देख के चलते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, ट्रेंड्स एंड कैटेगरीज क्या हैं, हमारे रिसर्च के फिनोमिना के मुताबिक हैं कि नहीं हैं। हम करते हैं डिफ़ाइन करते हैं सब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेजर डेटा ट्रेंड्स क्या है, कंपैरिजन करते हैं, वैलिडेट एग्जिस्टिंग कंडीशन करते हैं। हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं हमारी प्रीवियस रिसर्च, जिन्हें हम लिटरेचर रिव्यू का भी नाम देते हैं, उनको भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपने रिजल्ट्स को जो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऑपोजिट रिजल्ट्स भी आ रहे हों तो नो, इट्स फाइन। हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो अपोजिट आ रहे हो सकता है वो फिनोमिना जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोशलाइजेशन के लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसे यूज़ ऑफ अल्कोहल का जो सबसे ज़्यादा जारी है वो हमारी इस्लामिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री में कम इस्तेमाल होता है अल्कोहल का, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अब्रॉड और अमेरिका और यूएसए एंड अदर कंट्रीज़, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, तो हम अगर उसका यूजेस ऑफ अल्कोहल को कंपैरेटिवली देख लेंगे तो हो सकता है हमारे जो वो एक्यूरेटली वो रिस्पॉन्स या वो रिजल्ट्स ना आए जो हमारे पास वैलिडेट प्रीवियस रिसर्च और कंडीशंस मौजूद हैं। तो हम इनको कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स में देखते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। थ्रू सर्वे हम कर सकते हैं। सर्वे हमें अलाउ करता है कि हम एक लार्जर वॉल्यूम में डाटा कलेक्ट करें और एनालिसिस करें, उसकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करें, एवरेज निकालें और इसी पैटर्न के थ्रू हम अपने डाटे को यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो अलोन डाटे को जो है वो डिस्क्राइब भी कर सकती है, लेकिन एक्यूरेटली यही होता है कि हम ये चूज़ करें कि हम ऑब्जर्वेशन की कौन सी टाइप्स यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च को डिफ़ाइन करने के लिए। ये मेथड ज़्यादातर साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज में, मार्केट में और कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक बेहतरीन मेथड है किसी भी डाटा की कलेक्शन के लिए।
तो हम किसी भी फेनोमिना को जो सोशल सिचुएशन में नेचुरल सेटिंग में अगर देखना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम या तो फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करेंगे या फिर वैसे ही विदाउट पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन की टाइप पढ़ेंगे ताकि हमें बेटर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम किस तरह की ऑब्जर्वेशन के थ्रू बेटर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम केस स्टडी के थ्रू भी जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं। केस स्टडी का हमें पता है कि केस स्टडी में हम एक ही सब्जेक्ट के करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं और सम टाइम हम केस स्टडी में ये भी करते हैं कि एक ग्रुप जो कॉमन फीचर्स के साथ कॉमन डिजीज़ के साथ आ रहा होता है, उसकी भी डिफरेंट केस स्टडीज़ को एक पॉइंट में जहाँ पे वो मैच कर रहे होते हैं उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम कर लेते हैं। सम टाइम हम सेम टाइम और सेम प्लेस पर रहने वाले लोगों को अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो केस स्टडीज़ डिटेल डाटा जो आइडेंटिफाई करेंगे उसके करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और एक ही कंपनी में काम करने वाले डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर में क्या कॉमन फीचर्स हैं ये भी फाइंड आउट करने के लिए हम जो अपनी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली केस स्टडी का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि जनरलाइज्ड फैक्ट को जो है वो नहीं देखना, बल्कि जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनकी बेस पे जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, चैलेंजिंग अजम्पशंस और कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफरेंट हर एक इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो हमने उन डिफरेंसेस को लेकर चलना होता है अपने रिसर्च के फिनोमिना में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज़ करने के लिए, रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए हम इसकी स्ट्रेंथ्स पर भी फोकस करते हैं कि ये किस तरह यूज़फुल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम देखें तो स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर क्वेश्चंस और ऑब्जर्व्ड इन द नेचुरल सेटिंग, ये इसकी स्ट्रेंथ है कि बिल्कुल नेचुरल रिस्पांस जो क्लाइंट का होता है, जो पार्टिसिपेंट का होता है, वो हम जो हासिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसका पर्टिकुलर प्रॉब्लम का न्यू एडिशन जो आ रहा होता है, जो पर्टिकुलर चेंजेस आ रही होती हैं उनको एड्रेस करना आसान होता है, उनके प्रेवलेंस को देखना आसान होता है और जो भी हमारे सिचुएशन के मुताबिक एडिशनल नीड्स होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने में बेहतरी होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी एरिया का किसी रिसर्च के साथ कोई रिलेशनशिप, किसी वेरिएबल का रिलेशनशिप किसी फ्यूचर स्टडी में यूज़फुल होती हैं, एक फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जनरेट करती हैं, न्यू क्वेश्चंस को भी जनरेट करती हैं। सम टाइम ये भी होता है कि हम जब सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें उस एरिया का जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस पॉपुलेशन का एक अलग से फिनोमिना जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो हमारा एक और रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डिफाइन हो जाता है और सम टाइम हमारी ये जो रिसर्च है वो टोटली चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो फिनोमिना जो हम रिसर्च करना चाह रहे होते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि दूसरा एक और प्रॉब्लम जो हमें नज़र आई है हम उसके थ्रू अपनी स्टडी को रिप्लेस करते हैं। तो ये जो हम अगर समझें कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए ये फिनोमिना आ गया है कि जिस फिनोमिना को हम जिस क्वेश्चन को लेकर हम चले थे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अब हमारी मेहनत ज़ाया होगी। ऐसा नहीं होता, उससे रिलेटेड जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसमें अगर कोई हम डेप्थ स्टडी करें तो हमें मिल जाता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हमें कोई और फिनोमिना मिल जाता है जो हमारी नीड होती है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और अपना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अगर आपकी स्टडी में ऐसा यू टर्न आ रहा है तो आपने ये परेशान नहीं होना कि आपने जो आज तक मेहनत की थी डाटा कलेक्शन के टाइम जो रिस्पॉन्सेज मिले तो आपकी मेहनत ज़ाया हो गई। सम टाइम हमारा जो हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इससे ये नहीं होता कि आपकी मेहनत ज़ाया हो गई या फिर ऐसा कि ये आपकी रिसर्च एक्यूरेट नहीं रही। लेकिन आपको उसके लिए एविडेंस फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ता है कि नहीं न्यू फिनोमिना आपने क्यों चेंज किया, उसके जो प्रूफ्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ्स हैं वहाँ पर इसकी लिमिटेशंस भी हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो हर रिसर्च डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, हर रिसर्च में नहीं इस्तेमाल हो सकता।
जैसे कि मैंने आपको कहा कि अकॉर्डिंग टू द फेनोमिना ये चीज़ सेलेक्ट की जाती है। सम टाइम ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इतने ट्रूथफुल नहीं होते, वो डिफाइन नहीं करना चाह रहे होते अपनी सोसाइटी को, या फिर उसके जो डिज़ायर्स रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे होते। तो सम टाइम ये होता है कि क्वेश्चंस का इन्फ्लुएंस जो होता है वो, कि अगर हम उर्दू लैंग्वेज के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और उर्दू को ही सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, और यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंग्लिश का स्केल यूज़ कर रहे हैं और उसको बेहतर तौर पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो ये, और जो वो रिस्पॉन्स करेंगे वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें भी देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्या साइज़ लिया है हमने सैंपल का, और क्या प्रोसीजर है सैंपल की कलेक्शन का, जनरलाइजेबिलिटी हो रही है कि नहीं। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद अपने रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उसको जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो ये इट्स नॉट एक्यूरेट थिंग। जहाँ से हमने सैम्पल कलेक्ट किया है वहाँ की पॉपुलेशन पर हम रिसर्च तो अप्लाई कर सकते हैं, उसको ओवरऑल द पॉपुलेशन जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी स्टडी इसमें की जाती है केस स्टडीज़ के थ्रू, तो आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।